नमस्कार मित्रों, सुदृष्टि पीसेस के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, एपीएस यानी कि अपर निजी सचिव प्रारंभिक परीक्षा 2023 आपके हाल ही में संपन्न हो गई है। तो इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए हैं, आज के इस वीडियो में हम उन प्रश्नों का सही उत्तर देखेंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि सामान्य अध्ययन में कंप्यूटर साइंस का ये उत्तर कुंजी है या आंसर की है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन्स ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन। तो निम्न में से किस समूह में ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन शामिल है। तो मित्रों, इसका ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जेपीजी, जीआईएफ यानी कि गिफ या बीएमपी। तो ये जो फाइल होते हैं ये आपके ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन कंटेन करते हैं। तो पहला ही यहाँ पर विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 102 102। पूछा गया था आपसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। पेरिफेरल, हार्डवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो मित्रों, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे कि एंड्रॉयड हो गया, आपका आईओएस हो गया, विंडोज़ हो गया या लाइनक्स हो गया, तो ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो यहाँ पर डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मित्रों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 103। ओएसआई मॉडल में कितनी परतें होती हैं, कितने लेयर्स होते हैं ओएसआई मॉडल में। तो यहाँ पर मित्रों ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। जो ओएसआई मॉडल होता है उसमें टोटल 7 लेयर होते हैं, जिनको आप फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 104। ईमेल अटैचमेंट को जोड़ने के लिए किस आइकन का उपयोग किया जाता है। तो ईमेल में अगर कोई हमें अटैचमेंट जोड़ना है तो कौन सा आइकन होता है। तो आपने देखा होगा, अगर आपने ईमेल भेजा होगा तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर अटैचमेंट ऐड करने के लिए एक पेपर क्लिप आइकन होता है। तो बी विकल्प यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 105। वह टूल जो पूर्व निर्धारित क्रियाओं का उपयोग करके एमएस एक्सेल रिपोर्ट पर कार्यों को स्वचालित कर सकता है, तो उसे मैक्रोस कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, सी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 106, जिसमें आपसे पूछा गया था कि एमएस वर्ड दस्तावेज में हेल्प विंडो खोलने के लिए कौन सी की दबाई जाती है, कौन सा की प्रेस किया जाता है। तो मित्रों, यहाँ पर बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। जो एमएस वर्ड फाइल होते हैं उनमें हेल्प विंडो को खोलने के लिए F1 दबाया जाता है। ध्यान रखिएगा। तो बी विकल्प यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि किसी ईमेल के माध्यम से कोई व्यक्ति आपसे कोई संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर इत्यादि के साथ उत्तर देने के लिए कहता है, जो किसी वैध स्रोत से आती प्रतीत होती है, तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसे फिशिंग कहा जाता है। तो बी विकल्प यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हाल ही में आप देखेंगे कि बहुत सारे जो साइबर स्कैम्स होते हैं उसमें इस मेथड का यूज़ किया जाता है, फिशिंग का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 108। मैक एड्रेस के पहले कितने बाइट एनआईसी कार्ड निर्माता के एड्रेस कहलाते हैं, या किसी मैन्युफैक्चरर का एड्रेस कहलाता है। मैक एड्रेस का कितना बाइट। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, जो मैक एड्रेस होता है इसमें टोटल 6 बाइट होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं 48 बिट्स होते हैं। ठीक है। और जो 6 बाइट में पहले 3 बाइट होते हैं वो किसी मैन्युफैक्चरर के एड्रेस को संदर्भित करते हैं, और जो बाद के 3 बाइट होते हैं वो आपके हार्डवेयर सिस्टम के लिए होते हैं। तो यहाँ पर मित्रों हमारा बी विकल्प जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 108 के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर के आखिरी गतिविधि तक। तो बेसिकली इनकी डिस्कवरीज या डेवलपमेंट के ऊपर ये प्रश्न है कि जो ARPANET है, WWW, हाइपरटेक्स्ट, TCP/IP, इनका डेवलपमेंट कब हुआ था। तो आपको सन याद होना चाहिए कि जो ARPANET है ये आपका 1969 में डेवलप हुआ था। WWW की बात करें तो ये आपका 1989 में डेवलप हुआ था। अगर हाइपर टेक्स्ट की हम बात करेंगे तो ये आपका 1963 में डेवलप हुआ था, और जो TCP/IP है ये आपका 1970 में डेवलप हुआ था। तो इस तरह से मित्रों यहाँ पर जो डी विकल्प हमारा दिया हुआ है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी किसी में नंबर 3 पहले पे है नहीं, तो आप देखेंगे हाइपर टेक्स्ट जो है ये नंबर 1 पे है, तो मतलब 3 सबसे पहले होगा और उसके बाद आपका 1 होगा, उसके बाद आपका 4 होगा और फिर आपका WWW यानी कि दूसरे नंबर वाला होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो डी विकल्प हमारा दिया हुआ है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 110। यूएसबी पोर्ट में यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूएसबी का। तो मित्रों यहाँ पर जो डी विकल्प है हमारा
यूनिवर्सल सीरियल बस, तो यूनिवर्सल सीरियल बस ये विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 110 के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला है यदि विषय फील्ड में कुछ भी लिखे बिना ईमेल को भेजने के विकल्प पर क्लिक किया जाता है तो क्या होता है। तो आप इसको प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हैं। जीमेल पे जाइए, कंपोज कीजिए कोई नया ईमेल और उसमें आप सब्जेक्ट मत डालिए, ठीक है, अपना ईमेल सेंड कीजिए जिसको भी सेंड करना है, लेकिन बिना सब्जेक्ट लिखे हुए। तो आप देखेंगे कि कोई भी प्रॉम्प्ट विंडो नहीं खुलता है ना, कोई भी ऐसा संकेतक विंडो या पॉपअप नहीं खुलता है जो ये बताए कि आपका अभी विषय फील्ड खाली है या ब्लैंक है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो मेल होगा वो बिना किसी संकेतक के भेज दिया जाएगा। तो बी विकल्प यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे तो आपको आसानी से पता चलेगा। प्रॉम्प्ट विंडो कब खुलता है, तो हम कह सकते हैं कि अगर मेल जब आप मेल लिख रहे हो तो उसमें ना आप सब्जेक्ट लिखो, ना ही नीचे अगर कंटेंट के स्थान पर कंटेंट भी ना लिखा रहे, तो जो आप अगर मेल सेंड करोगे किसी को तो वहां पर एक प्रॉम्प्ट विंडो खुल करके आएगा जो कि बताएगा कि आपका सब्जेक्ट और जो कंटेंट फील्ड है वो पूरा ब्लैंक है, बिना इसमें कुछ भी लिखा नहीं हुआ है। तो इसका मतलब अगर केवल हम सब्जेक्ट फील्ड में कुछ ना लिखें तो कुछ भी नहीं होता है, बिना किसी संकेतक के जो मेल होगा वो आपका सेंड हो जाएगा। तो यहां पर मित्रों जो बी विकल्प है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 112। एमएस वर्ड में चार्ट बनाने के लिए किस शॉर्टकी का प्रयोग किया जाता है। तो ये मित्रों ये प्रश्न हमारा टेक्निकली देखा जाए तो गलत है। क्वेश्चन नंबर 112 जिस पर आप चैलेंज कर सकते हैं, जो एमएस वर्ड होता है इसमें चार्ट बनाने के लिए तो आपको इंसर्ट पे जाना होगा और वहां से ही चार्ट इंसर्ट करना होगा, इसकी कोई शॉर्टकी नहीं होती है ना। लेकिन अगर यहां पर एमएस एक्सेल लिखा होता, वर्ड की जगह अगर यहां पर एमएस एक्सेल लिखा होता तो आप कहते हैं कि जो F11 की है ये शॉर्टकी का काम करती है एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए। एमएस वर्ड में भी अगर आप एमएस वर्ड को एमएस एक्सेल में ला करके अगर आप चाहो तो वहां पर F11 की का यूज करके एमएस वर्ड में चार्ट बना सकते हैं। तो मतलब अगर देखा जाए तो वैसे तो ये प्रश्न ही गलत है, लेकिन अगर इसको सही मानते भी हैं तो सही मानने का केवल एक तरीका है कि आप इस प्रश्न को इस तरह समझें कि एमएस वर्ड को हम पहले एमएस एक्सेल में ट्रांसपोर्ट करें, वहां पर ले जाएं और एमएस एक्सेल में हम एमएस वर्ड खोलें और वहां पर हम F11 की का यूज करके हम चार्ट बना सकते हैं। तो इस तरह से जो डी ऑप्शन है वो हमारा यहां पर करेक्ट होगा। हालांकि यह क्वेश्चन या तो हटा दिया जाएगा कमीशन के द्वारा, आयोग के द्वारा, या तो सभी को इसमें मार्क्स दिए जाएंगे जिन्होंने भी इसे अटेम्प्ट किया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 113। गटर मार्जिन का क्या तात्पर्य होता है। तो यहां पर मित्रों मार्जिन जो मुद्रण करते समय या प्रिंटिंग करते समय पृष्ठ के बाइंडिंग पक्ष में जोड़ा जाता है, ध्यान रखिएगा, उसे हम गटर मार्जिन का नाम देते हैं। तो यहां पर बी विकल्प हमारा जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। पावर पॉइंट में थीम्स जो होते हैं वो किसके अंतर्गत पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम तैयार करते हैं तो उसमें जो थीम्स होते हैं वो आपके डिजाइन टैब में होते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो थीम्स होते हैं वो आपके डिजाइन टैब में दिए होते हैं, ठीक है। इसके बाद मित्रों अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। यदि कोई वेबसाइट PHP, MySQL और HTML का उपयोग करके विकसित की जाती है तो विकसित वेबसाइट जो होगी वो किस प्रकार की होगी। तो मित्रों ध्यान रखिएगा PHP, MySQL, HTML अगर इन तीनों का हम प्रयोग करते हैं तो जो वेबसाइट बनेगी हमारी वो डायनामिक बनेगी। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगर हमें स्टैटिक वेबसाइट बनानी है तो हम केवल HTML का यूज़ करेंगे, तो फिर वहाँ पर हम PHP का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर PHP और MySQL और HTML तीनों को ट्रांजिट करके ही वेबसाइट डेवलप की जा रही है तो आप कह सकते हैं कि वो वेबसाइट आपकी डायनामिक कैरेक्टर की होगी, डायनामिक प्रकृति की होगी, ठीक है। वहीं पर अगर हम जावा को भी इंक्लूड कर देंगे तो आपकी जो वेबसाइट होगी वो फ्लैश बन जाएगी। तो यहाँ पर मित्रों फिलहाल बी विकल्प जो है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है बाइनरी संख्या 10111 का दशमलव समतुल्य क्या होगा। तो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आपने बचपन में भी इसको पढ़ा होगा मित्रों। सबसे पहले हम 2 की पावर यहाँ पर 0 कर देते हैं, 2 की पावर 1 कर देते हैं, इसके लिए 2 की पावर 2 हो जाएगी, इसके लिए 2 की पावर 3 हो जाएगी और इसके लिए 2 की पावर 4 हो जाएगी। उसके बाद हम इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, 1 इंटू 1 करेंगे तो आप यहाँ पर 1 आ जाएगा। 2 की पावर 1 मतलब 2 होता है, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब 0 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा और यहाँ पर आप देखिए तो 2 4 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, है ना। 4 इंटू 2 8 और 8 इंटू 2 16, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका 16 आ जाएगा। अब इन सबको हम ऐड कर दें तो आपका दशमलव समतुल्य आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए ऐड करने के बाद आपको 23 मिल जाता है। तो इसका मतलब जो डी विकल्प है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 117। अ हाफ कंप्लीटेड ईमेल मे बी रिजर्व्ड फॉर लेटर एडिटिंग एंड ट्रांसमिशन टू द रिसीवर इन विच फोल्डर। आधे पूर्ण ईमेल को बाद में संपादन और रिसीवर तक ट्रांसमिशन के लिए किस फोल्डर में सहेजा जा सकता है या सुरक्षित रखा जा सकता है। तो मित्रों, अगर कोई भी आपने ईमेल आधा लिखा है ना, और उसको भेजा नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि वो आपके ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। तो जो सी ऑप्शन है हमारा वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 118। वह फाइल जिसमें रेडीमेड शैलियाँ होती हैं जिन्हें हम अपनी प्रस्तुति के लिए आसानी से उपयोग कर सकते हैं, क्या कहलाती हैं। तो मित्रों, जो अगर आप कोई भी फाइल खोलेंगे, है ना, अगर आप कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सपोज करो पीपीटी आप यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर आप देखेंगे कुछ रेडीमेड टेम्पलेट मौजूद होते हैं, तो उन्हें हम टेम्पलेट कहते हैं। सी विकल्प हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 119। अनसॉलिसिटेड ईमेल मैसेजेस सेंट फॉर कॉमर्शियल पर्पसेस आर नोन एज। जो गैर कानूनी ढंग से प्रचार हेतु ईमेल या संदेश भेजे जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर जो स्पैम मेल है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। बी विकल्प हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 120। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा फीचर सूची बनाने में मदद करता है। तो विच फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेल्प्स इन क्रिएटिंग लिस्ट। 4 विकल्प यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो यदि आपको लिस्ट बनाना है तो बहुत ही आसान सा प्रोजेक्ट है, तो आपको बुलेट या नंबरिंग का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर बी विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट में सूची बनाने के लिए बुलेट एंड नंबरिंग, बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 121। एक्सेल सीट में फंक्शन लाइब्रेरी का सही स्थान क्या होता है। तो एक्सेल सीट में मित्रों, अगर फंक्शन लाइब्रेरी की हम बात करें तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला वाले टैब पे जाना होगा, और वहाँ पर आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो जो आपका ड्रॉप डाउन विंडो खुल के आता है उसमें आप देखेंगे कि जो फंक्शन लाइब्रेरी है वो आपको आपके सामने मौजूद होती है। तो यहाँ पर डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मित्रों, अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 122। बुकमार्क किस उद्देश्य की पूर्ति करता है, या बुकमार्क किस लिए बनाया जाता है। तो मित्रों, आप कह सकते हैं कि भविष्य के संदर्भ के लिए किसी वेबसाइट के यूआरएल को सहेजने या सुरक्षित रखने के लिए हम बुकमार्क का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मित्रों, अगला है क्वेश्चन नंबर 123। अडोब पीडीएफ दस्तावेज के सभी किनारों को देखने के लिए जूम करने के लिए आपको किस कमांड का उपयोग करना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट में जूम करना है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको व्यू टैब पर ओपन करना होगा, और व्यू टैब पर ओपन करने के बाद आप देखेंगे तो वहाँ पर जूम का ऑप्शन आएगा। ठीक है, हालांकि देखा जाए तो इसमें कोई भी जो विकल्प है वो करेक्टली फिट नहीं बैठ रहा है। सबसे पहले आप व्यू टैब पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप कह सकते हैं कि जो फुल ये प्रीव्यू है उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ही आपको ये पूरा टैब दिखाई देगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कोई भी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 124। कौन सा पेन टास्क पेन में उपलब्ध नहीं होता है। तो मित्रों, गेटिंग स्टार्टेड, क्लिप आर्ट और सर्च रिजल्ट, ये तीनों ही आप देखेंगे कि जो टास्क पेन होता है उसमें मौजूद होते हैं, लेकिन जो वर्ड आर्ट होता है ये मौजूद नहीं होता है। तो सी विकल्प हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मित्रों, क्वेश्चन नंबर 125 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट साइट फॉर इंसाइक्लोपीडिया। विश्वकोश के लिए निम्नलिखित में से कौन सी साइट सबसे अच्छी होती है। तो आपने सभी ने इसका यूज़ भी किया होगा। यहाँ पर सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विकीपीडिया। हालांकि ये सबसे बेस्ट तो नहीं होता है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो होते हैं उन पर क्वेश्चन मार्क लगा होता है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम यूजेज इसके होते हैं, तो हम कह सकते हैं विकीपीडिया इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 126। यहाँ पर पावर पॉइंट के बारे में निम्नलिखित कथन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पर मित्रों 3 स्टेटमेंट हैं। पावर पॉइंट लेट्स यू रिकॉर्ड एंड प्ले मैक्रोज। पावर पॉइंट आपको मैक्रोज रिकॉर्ड करने और चलाने की सुविधा देता है, जो कि बिल्कुल सही है। अगर आपने पावर पॉइंट यूज़ किया होगा तो आप देखेंगे उसमें रिकॉर्ड और प्ले दोनों ही ऑप्शन मौजूद होते हैं। पावर पॉइंट हाइपरलिंक को संसाधनों का विस्तार करने की अनुमति देता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हाइपर लिंक होते हैं वो भी हम इंसर्ट कर सकते हैं पावर पॉइंट में। तो यह भी स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। कीबोर्ड शॉर्टकट Alt+F10 पावर पॉइंट से बाहर निकलने के लिए है। तो ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, ऐसा कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। तो यहाँ पर मित्रों केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट लिखा हुआ है। तो इस तरह से जो ए ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 126 के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। In MS Excel, cell reference for a range of a cell that starts in a cell A1 and goes over to E and down to row 20 is।
अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि MS एक्सेल में सेल रेफरेंस के लिए जब हम रेंज लिखते हैं या सेल की रेंज लिखते हैं तो उसमें उसे कैसे लिखते हैं। तो मित्रों आपको पता होगा कि जब सेल रेंज हम लिखते हैं MS एक्सेल में तो उसमें हम कोलन का यूज़ करते हैं, और यहाँ पर आप देखिए एक ही जगह साइन दिख रहा है तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेल A1 से सेल E20 तक के रेंज को सेलेक्ट करने के लिए हम यही कमांड MS एक्सेल में लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 128। इनमें से आपसे पूछ रहा है कि कंप्यूटर के कौन कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर घटक हैं, है ना। आपसे पूछा जा रहा है कि हार्डवेयर कंपोनेंट्स में कौन सा है। तो 4 विकल्प यहाँ पर आपको दिए गए हैं, 4 स्टेटमेंट, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, डिवाइस ड्राइवर या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो मित्रों CPU भी हार्डवेयर का काम करता है। आपने देखा होगा कि पहले जब हम लोग डेस्कटॉप यूज़ करते थे, अब तो वाइड आप कह सकते हैं यूजेस लैपटॉप के आ गए हैं, लेकिन जब डेस्कटॉप यूज़ किया जाता था स्कूलों में तो आप देखिए एक CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रखा रहता था, है ना। तो वो भी आपका हार्डवेयर हो गया। इनपुट डिवाइस में जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, ये आपका इनपुट डिवाइस का काम करता है। माउस हो गया, इनपुट डिवाइस का काम करता है, तो ये भी आपके हार्डवेयर के पार्ट हैं। आउटपुट डिवाइस में आप प्रिंटर कह सकते हैं, स्कैनर कह सकते हैं, तो ये भी आपके हार्डवेयर के ही पार्ट होते हैं। लेकिन जो डिवाइस ड्राइवर होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये आपके सॉफ्टवेयर के पार्ट हैं, ठीक है। जो डिवाइस ड्राइवर होते हैं या सिस्टम सॉफ्टवेयर आप कह सकते हैं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर केवल 1, 2 और जो 4 लिखा हुआ है ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर जो तीसरा, इसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो डी विकल्प है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1, 2 और 4। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 129। लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को किस रूप में मतलब किस रूप में जाना जाता है। तो मित्रों जो लॉगिन नेम और पासवर्ड होता है इसे हम ऑथेंटिकेशन का नाम देते हैं। किसी भी यूज़र को ऑथेंटिकेट करने के लिए लॉगिन नेम और जो पासवर्ड होता है वो रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पर ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 129 के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 130। Which of the following operator can be used when we want to find a specific word and a synonym for that word in Google search engine? जब हम गूगल सर्च इंजन में किसी विशिष्ट शब्द और उसका पर्यायवाची खोजना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं इसमें हम किसका यूज़ करते हैं। तो मित्रों यहाँ पर जो कोटेशंस हैं ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोटेशंस। आगे बढ़ते हैं, अगला है विंडोज एक्सप्लोरर में फाइलों और निर्देशिकाओं का क्या क्रम होता है। तो मित्रों विंडोज एक्सप्लोरर में जो फाइलों और निर्देशिकाओं का क्रम होता है वो आपका श्रेणीबद्ध होता है, मतलब हायरार्किकल होता है। तो ए विकल्प हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे है 132। लैन को इंटरनेट से जोड़ने का उपकरण इनमें से कौन सा है। तो आपको पता होगा कि लोकल एरिया नेटवर्क को जब हम वाइड एरिया नेटवर्क से जोड़ते हैं, या इसका वाइस वर्सा, वाइड एरिया नेटवर्क को हम जब लोकल एरिया नेटवर्क से जोड़ते हैं तो हम राउटर का यूज़ करते हैं। ए विकल्प यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 133। आप पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में ठीक उसी फॉन्ट, प्रकार, साइज एवं कलर का उपयोग करने के लिए क्या करेंगे। तो जो सभी स्लाइडों के शीर्षक में हो। तो मित्रों यहाँ पर हम मास्टर स्लाइड बनाते हैं और फिर उसी स्लाइड का यूज़ पूरे प्रेजेंटेशन में करते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो बी विकल्प है यहाँ पर हमारा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्लाइड मास्टर का यूज़ करते हैं। इसके बाद मित्रों अगला है क्वेश्चन नंबर 134। विच शॉर्टकट की इज यूज टू कॉपी एंड पेस्ट अ फाइल फोल्डर। तो इतना आसान सवाल, मतलब अब तक का सबसे इजी क्वेश्चन है ये कि कॉपी करने के लिए हम Ctrl+C का यूज़ करते हैं और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मित्रों जो डी विकल्प है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, Ctrl+C + Ctrl+V। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 135। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कीबोर्ड शॉर्टकट टू स्टार्ट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फ्रॉम करंट स्लाइड। करंट स्लाइड से अगर हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, 3 प्रकार से हम स्टार्ट कर सकते हैं। एक आपका होता है फ्रॉम करंट स्लाइड, एक होता है फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड, और एक होता है आपका कि आप अपने हिसाब से उसमें जो नंबर भी चाहे वो नंबर वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं स्लाइड को। तो 3 विकल्प ये होते हैं। तो यहाँ पर मित्रों आपसे पूछा गया है कि वर्तमान स्लाइड से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ किया जाता है। तो मित्रों यहाँ पर Shift+F5 हो जाएगा। जो करंट स्लाइड होता है वहाँ से स्टार्ट करने के लिए हम Shift+F5 शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। तो डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। इसके बाद मित्रों क्वेश्चन नंबर 136 है। MS एक्सेल में फंक्शन सेल में प्रविष्टियों की कुल संख्या को इनमें से कौन सी चीज़ दर्शाती है। तो मित्रों जो काउंट होता है वो MS एक्सेल में फंक्शन सेल में प्रविष्टियों की कुल संख्या को दर्शाने का काम करता है। तो यहाँ पर डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब ये भी बहुत ही आसान सा प्रश्न था कि विंडोज़ डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। तो आपने बचपन से ही F5 को प्रेस किया होगा रिफ्रेश करने के लिए। सबसे पहले यही चीज़ सिखाई जाती है हमें जब हम कंप्यूटर को सीखना स्टार्ट करते हैं। तो बी विकल्प यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। F5 का यूज़ करके हम डेस्कटॉप के
विंडोज डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने का काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 138। इनमें से किसका उपयोग अपर केस को लोअर केस में और इसके विपरीत मतलब लोअर केस को अपर केस में बदलने के लिए किया जाता है? तो मित्रों यहाँ पर हम टॉगल केस का इस्तेमाल करते हैं। सी विकल्प यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 139। किस स्लाइड के विभिन्न ऑब्जेक्ट्स पर गति प्रभाव लागू करने के लिए या किसी स्लाइड के विभिन्न ऑब्जेक्ट्स पर गति प्रभाव लागू करने के लिए किस पावर पॉइंट फीचर का यूज़ किया जाता है? तो मित्रों एनिमेशन स्कीम का यूज़ किया जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर किसी स्लाइड में बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं हमारे और उनमें हमें एनिमेशन इंसर्ट करना है, मोशन इफेक्ट इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हमें एनिमेशन स्कीम का यूज़ करना होगा। ये सी विकल्प हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 140। इनमें से कौन सी ऐप वेबसाइट है जो ट्रेन टिकट फ्लाइट बुकिंग दोनों के लिए नहीं है? तो पेटीएम, यहाँ से हम ट्रेन भी टिकट बुक करते हैं और फ्लाइट भी बुक कर सकते हैं। रेडबस से भी कर सकते हैं, गो आईबीबो से भी कर सकते हैं। लेकिन जो टिकट न्यू है, ध्यान रखिएगा, ये बुक माई शो का एक अल्टरनेटिव है, जहाँ पर हम जब मूवीज़ देखने जाते हैं तो उसकी टिकट बुक्स करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टिकट न्यू हमारा सही जवाब हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 140 का आंसर क्या हो जाएगा? टिकट नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम ट्रेन और बस की टिकट बुक नहीं करते हैं, बल्कि जो मूवीज़ होती हैं उनकी टिकट बुक करते हैं, जैसा कि बुक माई शो में किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 141। विच ऑप्शन कैन बी यूज टू सेट कस्टम टाइमिंग्स फॉर स्लाइड्स इन एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, स्लाइडर टाइमिंग, रिहर्स टाइमिंग, ट्रांजिशन ड्यूरेशन या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर मित्रों बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो रिहर्स टाइमिंग है उसका यूज किया जाता है कस्टम टाइमिंग इंसर्ट करने के लिए। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 142। IPv6 में आईपी एड्रेस कितने बिट्स का होता है? तो मित्रों जो आईपी एड्रेस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक आपका IPv4 होता है, ये आपका 32 बिट्स का होता है, और एक आपका IPv6 होता है, ये आपका 128 बिट्स का होता है। तो यहाँ पर सी विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। इन MS Excel कॉन्केटिनेशन ऑफ अ टेक्स्ट कैन बी डन यूजिंग? तो MS Excel में टेक्स्ट का संयोजन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि जो MS Excel होता है उसमें हम टेक्स्ट का संयोजन या संयोजक के तौर पर एंड का इस्तेमाल करते हैं। इसको वास्तविक तौर पर क्या प्रोनाउंस किया जाता है? तो हम कह सकते हैं एम्परसैंड। ठीक है, तो एम्परसैंड आपका बी विकल्प यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 143 के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 144 है, MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में एक लिंक डालने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो मतलब हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है? तो यहाँ पर Ctrl+K हमारा सही जवाब हो जाएगा, डी विकल्प हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 145। ईमेल की कॉपी एक नए यूजर को भेजने के लिए नए यूजर को भेजने को क्या कहते हैं? तो अगर ईमेल की हम कॉपी भेज रहे हैं और कॉपी वर्ड यहाँ पर यूज़ हो गया तो इसको हम कार्बन कॉपी का नाम दे देंगे। अगर ईमेल सेम ईमेल किसी यूजर को भेजा जाता है तो हम उसे फॉरवर्ड भी कहते हैं, लेकिन अगर कॉपी वर्ड यूज़ हो गया है तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर CC हमारा सही जवाब हो जाएगा, सी विकल्प इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 146। कुकीज़ का क्या काम होता है? तो मित्रों जो उपयोग करता है वेबसाइट, उनकी जो वेब गतिविधियां हैं उनके बारे में जानकारी को संग्रहित करने का काम कुकीज़ करता है। तो यहाँ पर ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 147। डिलीट किए गए जो ईमेल होते हैं वो कहाँ संग्रहित होते हैं? तो जो डिलीट किए हुए ईमेल होते हैं, ध्यान रखिएगा, वो ट्रैश में जाकर स्टोर हो जाते हैं। और कितने दिन के लिए स्टोर हो जाते हैं? तो हम कह सकते हैं 30 डेज के लिए ये ट्रैश में स्टोर हो जाते हैं और उसके बाद वहाँ से भी ये डिलीट हो जाते हैं। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 148। एक प्लेटफॉर्म जहाँ व्यक्ति अपनी राय, कैरियर पर सलाह, विचार प्रकट कर सकता है, उसे क्या कहते हैं? तो वो आपका ब्लॉगिंग कहलाता है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेट पर अपनी राय और किसी को सलाह देना या विचार प्रकट करना ब्लॉगिंग कहलाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 149। इनमें से कौन पावर पॉइंट में एक आकृति नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये। 4 विकल्प आपको यहाँ पर दिए गए थे, ध्यान रखिएगा। जो वृत्त होता है वो नहीं होता है, ठीक है। बाकी सारे डायमंड आपका इस शेप में बनता है। जब आप जाएंगे शेप इंसर्ट में, जाएंगे इंसर्ट में शेप इंसर्ट करेंगे तो वहाँ पर डायमंड आपको मिल जाएगा, है ना। अंडाकार आपको मिल जाएगा, ओवल, उसके बाद आपको त्रिकोण मिल जाएगा, ठीक है, ट्रायंगुलर भी मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा सर्कुलर नाम से कुछ भी नहीं होता है। तो डी विकल्प यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 149 के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 140 जो कि आज का आखिरी सवाल है कंप्यूटर संबंधित। तो इनमें से एक प्रोग्राम समूह है, तो इनमें से कौन एक प्रोग्राम समूह है? जो तो आप कह सकते हैं जो एसेसरीज होती हैं या आपकी प्रोग्राम समूह का काम करती हैं। यह आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
तो फ्रेंड जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि 50 में से आपके कितने प्रश्न कंप्यूटर में सही हो रहे हैं, ताकि जो कट ऑफ है उसका सही अंदाजा लगाया जा सके। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन।